हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा को न मानना। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ किया। जैसे फरवरी 1922 में गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो अपने मूवमेंट को, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। कारण ये था कि उन्हें ये लगने लगा था कि जो सत्याग्रही हैं, सत्याग्रहियों को मास स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मास स्ट्रगल करने के लिए और भी एनर्जी की जरूरत है और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। तो उन्हें और भी ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्हें और भी ट्रेंड करना चाहिए। तो ये ऐसा गांधी जी सोचते थे और इसी के आधार पर उन्होंने मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय लिया। उधर प्रोविंस कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो मास स्ट्रगल करके थक गए थे और वो चाहते थे कि प्रोविंशियल इलेक्शन हो। प्रोविंशियल इलेक्शन अगर होगा तो उसमें वो लोग अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं, उन्हें अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर इधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। कांग्रेस में ही उन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया और उन्होंने स्वराज की मांग करने लगे। स्वराज का मतलब था उनके लिए कि सिर्फ स्वराज, यानी कि देश चलाया जाए और देश में दोनों तरह के लोग रहेंगे, दो तरह के लोग रहेंगे, यानी अंग्रेज भी शासन करें और भारतीय लोग भी शासन करें। तो इनका जो आइडियाज था वो दोनों लोगों को मिलाकर था। लेकिन वहीं पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो यंग लीडर्स थे, उनके हिसाब से वो चाहते थे कि इस तरह की कोई बात ना हो और पूर्ण स्वराज लोगों को मिले। यानी सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का ही शासन रहे, भारत के लोग ही शासन करें, अंग्रेजों का कोई हाथ न रहे। इधर देश की हालत भी खराब थी, वर्ल्ड डिप्रेशन की वजह से देश की हालत खराब थी। इधर 1926 से लेकर 30 तक देश की जो आर्थिक स्थिति थी, इसमें खासतौर से एग्रीकल्चर के प्राइसेस घटने की वजह से वर्ल्ड डिप्रेशन में भारत के जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो प्राइसेस कम हो गए थे, जिससे जो बड़े बड़े किसान थे उनके लिए समस्याएं हो गई थी और उन समस्याओं की वजह से देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल खराब चल रही थी। इधर भारत के नए संविधान बनाने के लिए जो टॉरी गवर्नमेंट थी, इंग्लैंड में जो नई गवर्नमेंट बनी थी, उसने भारत में नया संविधान बनाने के लिए सर जॉन साइमन को चुना और उनके अनुसार उन्हें भारत में भेजने का निर्णय लिया ताकि वो भारत में जाकर नया संविधान बना सके। लेकिन जैसे ही जॉन साइमन भारत में आए, भारत में आने के साथ साथ लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया और लोगों ने उनका विरोध किया और विरोध करते हुए एक नारा लगाया, गो बैक साइमन। गो बैक साइमन भारतीय इतिहास के बहुत एक फेमस स्लोगन है, जिसे भारतीय लोगों ने जॉन साइमन के खिलाफ नारा लगाया था। और फिर ये जॉन साइमन 1928 में भारत में आए थे, ये मैं बताना भूल गया आप लोगों को। फिर गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटेन में होने वाला था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज समझौता, उस समझौते में भारत के लिए कानून बनाया जाए, इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के किसी बड़े नेता से बात करना चाहती थी। इसलिए गांधी जी को स्पेशल उस काम के लिए, उस बातचीत के लिए, उस नेगोशिएशंस के लिए बुलाया गया था। फिर 26 जनवरी, उसके बाद से 1929 में नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और पूर्ण स्वराज के ऊपर जोर दिया ताकि उन्हें पूर्ण स्वराज मिलनी चाहिए, सिर्फ स्वराज लेने से काम नहीं चलने वाला है। इधर फिर तब जब सब लोग एक्टिव हो गए, उसके बाद से सब लोगों को लगा ऐसा कि देश की आज़ादी अब करीब आ गई है। फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने ये तय कर दिया कि अब 26 जनवरी 1930 को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ऐसा हुआ। उसके बाद से फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साल्ट मार्च। साल्ट मार्च यानी कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय इरविन, जो उस समय जनरल थे, उन्होंने वायसरॉय इरविन के पास 11 डिमांड्स एक चिट्ठी में लिखकर भेजा। उस 11 डिमांड्स में एक मुख्य डिमांड था जो था साल पर लगे हुए टैक्स को खत्म करना। आपको बता दें, साल पर टैक्स खत्म करने का मतलब उस समय अंग्रेजों ने साल्ट पर भी टैक्स लगा दिया था और गांधी जी को एक अच्छा सिंबल मिल गया। साल्ट उस समय देश के नेशनलिज्म के लिए, गांधी जी के लिए अच्छा सिंबल मिल गया। उन्हें लगा कि ये साल्ट सबके लिए उपयोगी है, गरीब और अमीर सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर इसमें साल्ट को ही अगर मुद्दा बनाया जाए तो सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे और लोग जागरूक हो जाएंगे। तो भी गांधी जी ने साल्ट को मुद्दा बनाकर उन्होंने 11 डिमांड्स दिए, जिससे
इरविन ने नहीं माना। इसके बावजूद फिर गांधी जी ने ये बोला, 11 मार्च को उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि अगर उनके डिमांड्स पूरा नहीं किए जाएंगे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू कर देंगे, यानी उनका कोई भी काम, यानी उनके अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। फिर उसके बाद वो 240 किलो गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ मिलकर वो डांडी यात्रा की, यानी डांडी मार्च किए, जो उनके साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी शहर में एक कोस्टल एरिया था, वहां जाना था। उन्होंने 24 दिन में 10 किलोमीटर 10 दिन में 24 किलोमीटर चल के उन्होंने उस यात्रा को पूरा किया और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबाला और उबालकर नमक निकाला। उस तरह से उन्होंने उस नियम को तोड़ दिया। उसके बाद से बहुत से लोग जो चौकीदारी रेंट देते थे या तमाम तरह के रेंट्स देते थे या रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से जिनको मना हो गया था, ये जो अपने जानवरों को रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं चला सकते थे, उन सब लोगों ने उस नियम को तोड़ते हुए, उल्लंघन करते हुए सब लोगों ने अपने जानवरों को रिजर्व फॉरेस्ट में लेकर चले गए। सब लोगों ने चौकीदारी देने से मना कर दिया, रेंट्स देने से मना कर दिया और रेवेन्यू देने से मना कर दिया। इस तरह से उन्होंने, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू करने में सफल रहे। फिर उसके बाद बता दें आपको, जब अंग्रेजों को लगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये गांधी जी सफल होते जा रहे हैं, फिर उन्होंने ब्रूटल स्टेप लेना शुरू कर दिया। जितने भी लीडर्स थे सबको पकड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बच्चे और औरतों को भी उन्होंने पकड़ लिया। लगभग 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने अरेस्ट करवा लिया, बहुत से लोगों को जेल में डलवा दिया उन लोगों ने। और फिर जब गांधी जी को अंत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मानना पड़ा, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी लंदन गए, जो वहां पर नेगोशिएशन हुए, यहाँ जो बातचीत हुए, उस बातचीत में गांधी जी को संतुष्टि नहीं मिली और गांधी जी को निराशापूर्वक फिर से भारत आना पड़ा। तो दूसरा टॉपिक है वो है हाउ पार्टिसिपेंट साथ द मूवमेंट, यानी उसमें भाग लेने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट को किस रूप में देखा। तो सबसे पहले बता दें आपको, इसमें जो रिच पीजेंट्स थे, यानी जो अमीर पीजेंट्स थे, उनका उस मूवमेंट में शामिल होने का कारण क्या था। तो जो रिच पीजेंट्स थे, गुजरात के पटीदार थे और यूपी के जाट्स थे। ये अलग अलग किसानों का नाम है जो अलग अलग राज्यों के में है। तो ये जो लोग थे, ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स के उगाने वाले प्रोड्यूसर थे, यानी कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे ये लोग। और डिप्रेशन की वजह से इन चीजों का जो रेट था वो कम हो गया था। इसके बावजूद भी उनको जो रिच पीजेंट्स थे उनको टैक्स और रेंट देना पड़ता था। आपको समझ में आ गया होगा। डिप्रेशन की वजह से जो मंदी थी, पूरे वर्ल्ड मंदी जो 1930-32 में चली थी, उसकी वजह से सारे चीज़ों का जो प्राइसेस था वो कम हो गया था, कमर्शियल चीज़ों का प्राइसेस कम हो गया था। इसके बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे उसमें नाम आता है ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला का, इनको रेंट देना पड़ता था, इनको टैक्स देना पड़ता था। इससे वो परेशान हो गए और परेशान होकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हो गए। उनकी अगुवाई में FCCI बनाया गया। FCCI बनाया गया था, 1927 में बनाया गया। इसमें ये दोनों जीडी बिरला और ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास इसमें अगुआ थे, लीडर थे। इधर छोटानागपुर इंडस्ट्री में लोगों ने गांधी जी का कैप पहन के वहां पर आंदोलन शुरू किया। हर जगह देश में पूरा आंदोलन होने लगा। इस चीज को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर से एक बार उसने गलत स्टेप लिया और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी सिविल डिसोबीडियंस में लिमिट्स थे। लिमिट्स का मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे समाज के जिन्हें पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया। उसमें पहला जो नाम आता है वो है दलित लोगों का, यानी अनटचेबल्स यानी दलित, जो समाज, भारतीय समाज के दलित माने जाते हैं, उन्हें जो अपने देश के जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, वो इन छोटे कास्ट के लोगों से नफरत करते थे और उन्हें वो अपने साथ मूवमेंट में नहीं रखना चाहते थे। फिर गांधी जी को इससे बारे में पता चला। गांधी जी इसी कारण से इनका नाम हरिजन रख दिया। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बेटे, जिसके कोई नहीं उसका खुदा है। यारो, आपने ये गाना सुना होगा, आपने ये बात सुनी होगी। तो इस तरह से गांधी जी उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते थे और उनके साथ रहकर खुद वो उन भंगियों के साथ रहते थे। उन झाड़ू लगाने वाले और जो लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाले लोग थे, उनके साथ तो गांधी जी रहते थे, उनके साथ वो खुद काम करते थे और ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर उन्हें उनके साथ मूवमेंट किया। उसके बाद से ये
बी आर अम्बेडकर को भी लगा ऐसा कि दलितों के साथ बहुत गलत हो रहा है और कोई गारंटी नहीं है कि देश के आजाद होने के बाद से दलितों को संविधान में स्थान मिलेगा या दलितों को फिर से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके लिए बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ पूरा पैक्ट समझौता किया। उन्होंने डायरेक्ट गांधी जी के खिलाफ थे। वो बी आर अम्बेडकर के अनुसार वो चाह रहे थे कि एक अलग से इलेक्टोरेट हो, एक अलग सा नियम कानून बने जिसमें ये लोग अलग रहें, दलित लोग अलग रहें और जिसके लीडर बी आर अम्बेडकर रहे। लेकिन गांधी जी ने ये कह के मना कर दिया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने इन सभी को इकट्ठा किया है, इसमें फिर अलग होने की बात नहीं है। फिर दलितों को वहां रिजर्वेशन की बात कही गई, पूना पैक्ट साइन हुआ अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, और पूना पैक्ट में सभी लोगों को, जितने भी दलित लोगों में जो दलित वर्ग में आते हैं, सबके लिए रिजर्वेशन की बात कही गई, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, चाहे भी किसी भी क्षेत्र में हो, उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई। और दूसरी तरफ समस्या शुरू होता है फिर मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी एक प्रॉब्लम थी। वो भी ये समझने लगे थे कि कोई जरूरी नहीं कि देश की आजाद होने के बाद फिर मुसलमानों को एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। जैसे पहले से हिंदू मुसलमान में क्लासेस होते थे और भारत में जो अपर कास्ट के हिंदूज थे वो भी मुसलमानों से नफरत करते थे। तो ये मुसलमानों के दिमाग में ये बातें आने लगी थी कि कोई जरूरी नहीं कि देश के आजाद होने के बाद से उन्हें फिर से अच्छा स्थान मिलेगा या संविधान में स्थान मिलेगा या पार्लियामेंट में स्थान मिलेगा। तो फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के लीडर, उन्होंने भी अलग इलेक्टोरेट की मांग की कि हमारा जो इलेक्टोरेट होगा अलग होगा। फिर गांधी जी ने उन्हें भी ये कह के मना किया कि जिस तरह से बड़ी मुश्किल से हिंदू मुसलमान को एक साथ लाया गया है, क्योंकि जो भी जितने भी मूवमेंट हुए थे उन मूवमेंट में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके लिए कोई मांग नहीं की गई। इसलिए लोगों को डर था कि देश के आजाद होने के बाद से ये निश्चित नहीं है कि मुसलमानों का पोजीशन अच्छा रहेगा, कंडीशन अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने अलग इलेक्टोरेट की मांग की, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें भी रिजर्वेशन देने की बात कही और तब जाके समझौता हुआ और ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी में एम आर जयकार एक हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया, यानी उनके बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग की जो समझौता थी उसको स्वीकारने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो हिंदू महासभा के लीडर थे। तो ऐसे बहुत सी क्लासेस, यहाँ तक कि कांग्रेस के अंडर में ही, कांग्रेस के भीतर ही बहुत से क्लासेस हुआ करते थे, जिसकी वजह से आपस में ही बहुत तनाव थे। यहाँ तक कि कांग्रेस गरीब किसानों और गरीब वर्करों के को स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को हेल्प करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे। तो और इधर दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो गरीब मजदूरों को एक्सप्लोर करते थे। तो अगर कांग्रेस इन गरीब मजदूरों को ध्यान देती तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते। ये चैप्टर का ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट का ये अंत था। अगले जो एक और पार्ट है इसका फोर्थ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।